गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और आप सभी का स्वागत है मेरी स्टडी में। कल मैं वीडियो नहीं ला पाई थी, इसके पीछे रीज़न था थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ थे, फ़ीवर था, इस वजह से वीडियो कल नहीं आ पाया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ मैं अगर 13 या 14 व्यूज़ के लिए बैठी रहूँगी तो फिर तो मेरे लिए भी ये फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आप लोगों का रवैया ऐसा रहेगा तो फिर शायद मैं वीडियो अपलोड ना करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए फिर टाइम वेस्टिंग होगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करिए, आप लोग शेयर किया करें। एटलीस्ट देखने के बाद एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं, और आपके 10 फ्रेंड्स तो होंगे ही, तो आप उन 10 फ्रेंड्स को रोज़ अगर शेयर करेंगे तो कम से कम मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर किया करें। आज हमारा है 10 जुलाई और 10 जुलाई का करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप इनके बारे में पढ़िए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आने वाले समय में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस करेंगे। सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। तो ये लगातार 6 वर्षों तक यहाँ पर इन्होंने कह सकते हैं कि शासन कार्यभार संभाला था, लेकिन इनका निधन हो गया है 87 वर्ष की आयु में, 87 ईयर्स में। और ये बहुत ही दुखद खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए। और इनका नाम है वीरभद्र सिंह। तो वीरभद्र सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और जिनका निधन हुआ है वो है पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है वीरभद्र सिंह। लगातार 6 वर्षों तक रहे थे। तो देख लीजिए कि ये वीरभद्र सिंह जी जो हैं, ये साल 1983 में, फिर 1990 में, 93 में, 98 में, 1998 से 2003 तक, और फिर यहाँ 2003 से 2007 तक, उसके बाद 2012 से 2017 तक ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो मतलब 2017 में जब ये हटे थे, उनकी जगह पर ही जयराम ठाकुर जी तब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हमें वीरभद्र सिंह जी की एक भूमिका देखने को मिलती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में ताल ज्वालामुखी चर्चा में रहा है। तो आपको बताना है कि ये किस देश में स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ के वातावरण में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और यहाँ पर लगातार गैसेज और इसके साथ साथ में जो राख होती है वो फैल रही है। तो ये ज्वालामुखी इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसमें बार बार विस्फोट होता रहता है। तो बहुत ही कह सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये जो स्थित है ये फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला, तो फिलीपींस में ये स्थित है ताल ज्वालामुखी। ताल ज्वालामुखी चर्चा में रहा है, इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है। इसका शेप जो है ताल के शेप का है, इसीलिए इसका नाम ताल ज्वालामुखी पड़ा है। तो आप चाहें तो इसका गूगल पे फ़ोटो भी देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपको याद रखने के लिए। तो ये फिलीपींस में स्थित है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो यहाँ पर एक शूटिंग रेंज है जहाँ पर शूटिंग सिखाई जाती है, आप कह सकते हैं। तो ये शूटिंग रेंज में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, और इसका नाम एक बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। अब ऐसा करने का रीज़न क्या था कि पता नहीं भाई, बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर नाम रखने का, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, ठीक है अच्छी बात है कि आपने बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, पर एक शूटिंग रेंज का नाम जो कि सेना से रिलेटेड, अगर उसका नाम किसी सैनिक के नाम पर रखा जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय कि किसी बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने से। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जब सेना की बात आती है तो जिन लोगों ने सेना के लिए बलिदान दिया है, जो लोग सेना के लिए शहीद हुए हैं, जो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको इस प्रायोरिटी में पहले रखना चाहिए था, उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर इस शूटिंग रेंज का नाम रखा गया, और इनका नाम है विद्या बालन। विद्या बालन, बहुत सारी मूवीज़ आपने इनकी देखी होंगी और चर्चित अभिनेत्री रही हैं, इनकी मूवीज़ काफ़ी हिट भी जाती हैं। तो विद्या बालन के नाम पर यहाँ पर एक शूटिंग रेंज का नाम रखा गया है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पे शायद इनकी एक मूवी रिलीज़ हुई थी, शॉर्ट फिल्म थी, मुझे इसमें नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे इतना याद है, बाघिन तो शायद नाम, शेरनी या बाघिन ऐसे करके कुछ नाम था, क्योंकि उसमें ये रेस्क्यू करती नज़र आई हैं एक शेर के बच्चों को। तो वहाँ पर ये मूवी इनकी काफ़ी हिट हुई थी।
तो विद्या बालन जी के नाम पर इस शूटिंग रेंज का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है। तो ये टाइगर रिजर्व कुछ कुछ दूरी पर एक ही राज्य में स्थित है, तो सरकार अब इनको टाइगर कॉरिडोर बना करके इनको तीनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है कि ताकि इन तीनों टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ा जा सके और फिर विकास की जो प्रक्रिया है उसको और तेज़ किया जा सके। और जो हमारे यहाँ टाइगर को बचाने की एक पहल चल रही है 1973 से, उसको और अच्छा बनाया जा सके ताकि हम शेरों को बचा सकें। तो यहाँ पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व बना है वो, और इसके साथ साथ में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इसको जोड़ने की बात चल रही है। और ये जो है राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है क्योंकि ये तीनों ही टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये पहल हमें देखने को मिल रही है कि टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की ये जो राज्य है ये योजना बना रहा है। तो टाइगर कॉरिडोर किसके मध्य, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकंदरा टाइगर रिजर्व के द्वारा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। तो हाल ही में 2021 के लिए ये हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है इसे जारी किया गया है और ये रिपोर्ट में एक बार फिर से वही देश ऊपर सर्वशक्तिशाली रहा है जिसका नाम है जापान। तो इस देश का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट है, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में मान्य है। तो यहाँ पर जापान टॉप पर हो जाता है। जापान और सिंगापुर में आपस में कंपटीशन रहता है, कभी सिंगापुर जो है ऊपर हो जाता है, कभी जापान ऊपर हो जाता है। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है, क्योंकि पिछली बार हमें 84 और 85 स्थान पर, क्योंकि 2 बार रैंकिंग जारी हुई थी, एक Q1 के लिए, Q2 के लिए, तो उसमें हमें भारत की जो रैंक थी 85 और 84 देखने को मिली थी। अब इस बार भारत की रैंक क्या रही है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है। कतर, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या फिर चीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है भारत। ये 2022 में भारत में होने प्रस्तावित है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे मैचेस थे जिनको भारत ने अभी फ़िलहाल भारत से टाल दिया है, क्योंकि भारत की स्थिति हम सभी को पता है अभी बेहतर नहीं हुई है। हम तीसरी लहर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए सरकार भी बहुत ज़्यादा अभी देखा जाए स्कूल या कोचिंग सेंटर्स को नहीं खोल रही है। तो भारत में ये मैच होना है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का। अगर परिस्थितियाँ सामान्य रही तो ये मैच भारत में ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। अब अंटार्कटिका में पौधे की प्रजाति की खोज होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इतनी ठंडी जलवायु है कि वहाँ पर किसी वनस्पति का उगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इतनी ठंडी जलवायु में आपने पढ़ा होगा कि टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या कई जगह पर वो भी नहीं रह जाती हैं। तो यहाँ पर एक पौधे की खोज की गई है और ये खोज की गई है पंजाब विश्वविद्यालय के लिए, पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अंटार्कटिका वर्तमान में बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बर्फ़ पिघलने की रिपोर्ट जारी हो रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर एक न्यूज़ देखी थी कि 3 दिन के अंदर, मात्र 3 दिन के अंदर अंटार्कटिका की एक झील बिल्कुल ही गायब हो गई। वहाँ पर इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि वो झील के नीचे एक दरार बनी और उस दरार के माध्यम से झील का सारा पानी
आंतरिक समुद्र में बहकर चला गया। आंतरिक समुद्र क्योंकि जो बर्फ़ जमी हुई है वो समुद्र के ऊपर जमी हुई है, तो उसके नीचे पानी है और उस पानी में ही जो झील का पानी था वो चला गया। तो और ये ऐसा हुआ क्यों है कि क्यों दरार आई है, इसका कारण ज़ाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं अंटार्कटिका के वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो रही है। अभी यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर नोट किया गया था वो था 18.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पर तापमान भी बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो लास्ट कहा जा रहा था कि जो लास्ट बर्फ़ है जो कभी नहीं पिघलने वाली वो भी पिघलना शुरू हो गई है। तो मानव के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि समुद्र का जलस्तर अगर बढ़ा तो भारत के अस्तित्व पर भी खतरा है, क्योंकि हम भी एक प्रायद्वीपीय देश हैं कि नीचे का हमारा जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो ये हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। तो पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा अंटार्कटिका में पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार के नए स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में अब बन कौन गया है, क्योंकि कैबिनेट चेंज हुआ है तो मंत्री जो बदले हैं वो रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्वास्थ्य मंत्री जैसा पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो मनसुख मंडाविया जी ने 23,123 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है और जो कि मार्च 2022 तक ये चलने वाला है। तो आपको याद रखना है मनसुख मंडाविया जी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हो जाते हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी, तो उनके समक्ष ही इस राहत पैकेज की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में आईसीसी का नया कार्यवाहक सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बहुत ही चर्चा में है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो सीईओ हैं जो मनु साहनी जी थे वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की जो कह सकते हैं यहाँ के जो संस्था है ये आईसीसी जो है ये उनके खिलाफ मिलकर कोई साजिश कर रही थी, जिसके तहत उनको उनके पद से हटाया गया है। तो पहले तो इनको इनके कठिन व्यवहार के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया था। फिर जब ये छुट्टी से वापस आए तो 8 जुलाई को इन्होंने अपने पद से हटने की बात कह दी। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नया कार्यवाहक जो सीईओ बनाया गया इनका नाम है जियोफ नाम के जो व्यक्ति हैं इनको नया कार्यवाहक सीईओ बना दिया गया है और मनु साहनी को तत्काल प्रभाव के द्वारा इनके पद से हटा दिया गया है। और जो बात कही जा रही है वो कहा जा रहा है कि ये बहुत ही कह सकते हैं अड़ियल रवैये के थे, थोड़े से खड़ूस टाइप के, ऐसी बात इनके लिए कही जा रही है। जबकि इनका कहना है कि संस्था जो है इनके प्रति कोई साजिश रच रही है, जिसके साजिश के तहत इन्हें हटाया गया है। तो फिलहाल आपको याद रखना है मनु साहनी जी जो पहले सीईओ हुआ करते थे आईसीसी के, अब वो अपने पद पर नहीं है और उनकी जगह पर कार्यवाहक सीईओ बनाया गया है जियोफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय का पदभार संभाला है? महेंद्र नाथ पांडे जी ने यहाँ पर एक नया पदभार संभाल लिया है और कौन से मंत्रालय का पदभार संभाला है? तो ये है भारी उद्योग मंत्रालय। भारी उद्योग मंत्री ये बन गए हैं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री। इनका नाम है श्री महेंद्र नाथ पांडे जी। पहले ये कौशल मंत्री हुआ करते थे, तो पहले इनका कौशल मंत्रालय हुआ करता था, वहाँ से इन्हें हटा करके भारी उद्योग मंत्री बना दिया गया है। तो इन्होंने कल अपना पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ये चर्चा में रही है, इसकी लेखक कौन है आपको बताना है। तो ये चर्चा में इसलिए रही है, पहले आपको बता देती हूँ कि कल प्रधानमंत्री जी को इसकी पहली प्रति दी गई है, प्रतिलिपि, तो इस वजह से ये ज़्यादा चर्चा में रही है। प्रधानमंत्री जी जब जहाँ पर कहीं पर आ जाते हैं तो हमारे देश के सबसे आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी एक ऐसा कार्य संभाल रहे हैं पूरे देश का संचालन का, तो इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उन तक अगर कोई किताब की लिपि पहुँच रही है तो वो पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ये पुस्तक जो है चर्चा में रही है और ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा। इनका निधन भी हो चुका है तो हम इनके नाम के आगे स्वर्गीय लगाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और जिसकी पहली प्रति कल इनको सौंपी गई है। इनके ये जो आप देख रहे हैं श्री KTS तुलसी, तो ये वकील है, बहुत बड़े वकील हैं। इनकी ये माता जी थी
तो श्री KTS तुलसी जी भी कल उपस्थित रहे थे और यहाँ पर इनको ये प्रतिलिपि सौंपी गई है प्रधानमंत्री जी को। तो इस पुस्तक का नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्रीमती बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में नवनिर्मित रेल मंत्री ने कर्मचारियों के कार्यों को 2 शिफ्टों में बांट दिया है, नए रेल मंत्री कौन है? तो अब इन्होंने कहा है कि अब रेलवे का संचालन जो है 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी और एक इवनिंग शिफ्ट होगी। तो इन्होंने कार्य प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव किया है और आते ही थोड़ा अभी एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या है, पीयूष गोयल जैसा ही हाल होना है। तो अगर इतनी एक्टिवनेस है, देखते हैं NTPC के बारे में इनका क्या विचार है और ये क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप एक्टिव हैं तो देश के युवाओं के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने 2 शिफ्टों में कार्य को बांट दिया है और अब बताना है आपको कि नए रेल मंत्री कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, अश्विनी चौबे से कंफ्यूज मत होइएगा, अश्विनी वैष्णव इनका नाम है, रट लीजिए, रेल मंत्री है और अब इनके द्वारा बैक टू बैक कार्य किए जा रहे हैं। देखते हैं आगे इनके आने वाले समय में कार्य क्या होते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।